this the beginning of another global recession? World economy is experiencing a rough patch. Gas and fuel prices are on record high. Global inflation is on the rise and global supply chains are disrupted and markets around the world are experiencing a correction. इन्हीं सब global macroeconomic issues के बीच क्रेडिट स्विस, जो कि वर्ल्ड के सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी में से एक है, डिस्ट्रेस वैल्यूएशन की वजह से न्यूज में है। एक साल पहले तक क्रेडिट स्विस का मार्केट $22 बिलियन तक था एंड आज वो नंबर $10.4 बिलियन तक गिर चुका है। क्रेडिट स्विस सबसे पुराने और पावरफुल बैंक्स में से एक है, लेकिन 2022 की स्टार्टिंग से ही क्रेडिट स्विस का शेयर प्राइस 60% तक गिर गया है। एंड अगर यहाँ हम लेमन ब्रदर क्राइसिस की बात करें तो उस टाइम भी इसी तरह का ड्रास्टिक डाउनफॉल देखने को मिला था। एंड एट द सेम टाइम क्रेडिट स्विस बैंक के डेट पेमेंट का डिफॉल्ट रेट अपने 14 इयर्स हाई पर है। The bank is slightly too complicated. Today the bank has parts which are not profitable enough, as we all know. The highest since the global financial crisis of 2008. लेकिन 2008 में ऐसा क्या हुआ और क्या फिर से हिस्ट्री रिपीट हो सकती है? The housing market collapse created one financial crisis after another. साल 2008 में वर्ल्ड एक बहुत ही बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा था, जिसकी वजह से ना ही बड़ी-बड़ी कंपनीज बैंकरप्ट हो गई थी, लाखों करोड़ों लोग अपनी नौकरी खो बैठे थे और ये सिर्फ एक कंट्री में ही नहीं बल्कि इन क्राइसिस ने पूरे वर्ल्ड की कमर तोड़ दी थी। The heightened financial turmoil that we have experienced of late may well lengthen the period of weak economic performance and further increase the risk to growth. और यहाँ तक कि अमेरिका जैसा देश भी इस फाइनेंशियल क्राइसिस को सरवाइव नहीं कर पाया। Discourse of the 1% against the 99%, the place where inequality in America today was really put back on the political map. इनफैक्ट इसकी शुरुआत ही अमेरिका से हुई थी, लेकिन ये फाइनेंशियल क्राइसिस आई कैसे? दरअसल इसकी शुरुआत तो लेट 90s और अर्ली 20s में ही हो गई थी, लेकिन ये सामने 2008 में आया। लेट 90s और अर्ली 20s में .com क्रैश और टेररिस्ट अटैक की वजह से अमेरिका की इकोनॉमी पर बहुत ही गहरा असर पड़ा। $1 trillion has been wiped away in 1 week. जिसकी वजह से अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया ताकि मार्केट में प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ मेंटेन रह सके। फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट को 6.5 से सीधा 1.75 तक ले आया था, जिसकी वजह से मार्केट में हैवी बाइंग होने लगी। लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि कार लोन और घर के लिए लोन्स लेने शुरू कर दिए। अब बैंक से वो लोग भी लोन ले पा रहे थे जिनके पास कोई भी स्टेबल इनकम नहीं था और जिनका क्रेडिट स्कोर भी खराब था। और तब शुरुआत हुई थी हाउसिंग बबल की। यहाँ बैंक्स ने लालच में आकर मॉर्गेज पर लोन देना तो शुरू कर दिया, क्योंकि अब कहीं ना कहीं बैंक्स को भी रिस्क हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग हाउसिंग लोन ले रहे थे। बैंक को रिस्क भी था कि ये लोन्स डिफॉल्ट भी हो सकते हैं एंड इसी रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए उन्होंने सारे लोन को इंश्योर करना स्टार्ट कर दिया था। अब ये इंश्योरेंस कैसे होता है, इस पे फोकस करते हैं। बैंक्स को लग रहा था कि बोरोवर्स वोंट बी एबल टू पे बैक द लोन्स, so this is where insurance companies come into play, which tells banks that they will insure this loan if they pay some amount of premium for the loan to insure it. So अगर कल को बोरोवर्स डिफॉल्ट करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी वो अमाउंट पे करेगी बैंक्स को एंड इसी प्रोसेस को हम क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप बोलते हैं, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी आपके बिहाफ पे बोरोवर्स के डिफॉल्ट होने का रिस्क बेयर करती है अगेंस्ट सम अमाउंट ऑफ प्रीमियम। ड्यूरिंग 2007 क्राइसिस जो इंश्योरेंस कंपनी इस प्रोसेस में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व थी वो थी लेहमैन ब्रदर्स, एक्यूमुलेटिंग $85 बिलियन ऑफ पोर्टफोलियो which was 4 times of its equity। और अब जब बोरोवर्स ने डिफॉल्ट करना स्टार्ट किया तो इंश्योरेंस कंपनी को ये सारे डिफॉल्टर्स के लोन खुद पे करने पड़े बैंक्स को। कंपनी ने ऑलरेडी अपनी वैल्यू के 4 टाइम्स इंश्योरेंस बांट रखे थे, जिसके कारण लेहमैन ब्रदर बैंक करप्सी की कगार पे पहुंच गई एंड यहीं पे हाउसिंग बबल फट गया एंड सितंबर 2008 में लेहमैन ब्रदर भी बैंक करप्ट हो गए और देखते ही देखते ये सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस एक बहुत ही बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में बदल गया
एंड क्योंकि उन CDS में दुनिया भर के इन्वेस्टर्स, इंश्योरेंस कंपनीज ने इन्वेस्ट किया हुआ था, इसीलिए इन फाइनेंशियल क्राइसिस का असर सिर्फ अमेरिका पे ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखने को मिला। और इसी क्राइसिस की वजह से 2008 में ग्रेट रिसेशन आया। और अब हर कोई क्रेडिट स्विस, जो कि दुनिया के सबसे बड़े बैंक्स में से एक है, उसे ब्लेम कर रहा है कि वो अगला फाइनेंशियल क्राइसिस लेके आ रहा है। क्रेडिट स्विस स्विट्जरलैंड की 2 सबसे बड़ी बैंक्स में से एक है और ये कंपनी ग्लोबली अपनी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक्टिविटीज, ट्रेडिंग, मर्जर एंड एक्विजिशन, डील्स, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज और वेल्थ मैनेजमेंट ऑपरेशंस के लिए जानी जाती है। एक तरफ जहां बैंकिंग एक्टिविटीज बैंक के लिए बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, वहीं इन्हीं की वजह से क्रेडिट स्विस पिछले कुछ सालों में कई स्कैंडल्स के बीच पाया गया है। हाउ डिड क्रेडिट स्विस एंटर इन दिस क्राइसिस? Will this lead to another financial crisis and can impact the Indian stock market and Indian economy? To know in detail how Credit Suisse crisis led to another financial crisis, in our next video, Credit Suisse Another Financial Crisis Part 2. And for more such informative videos, follow Stock Diary.